नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं कि कोरोना से खुलकर करेंगे मुकाबला। क्यों? क्योंकि अब हम धीरे धीरे लॉकडाउन को फेज वाइज तरीके से खोल रहे हैं। आप जानते हैं कि देश में अब एविएशन सेक्टर की शुरुआत होने जा रही है। ट्रेन्स को भी हरी झंडी मिल चुकी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी सिलेक्टेड तरीके से चलाने के लिए कहा जा चुका है। इसका मतलब यह है कि हम धीरे धीरे अपनी जिंदगी में वापस लौट रहे हैं। जो रेगुलर दिनचर्या होती थी उसमें वापस लौट रहे हैं। हाँ, नियमों के साथ, शर्तों के साथ, ध्यान के साथ। लेकिन इस खुलकर मुकाबले में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, बल्कि वो तो अपने और विकराल रूप में सामने आ गया। अब प्रतिदिन हर दिन 5000 से ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं, यानी केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी हैं जिनकी वजह से खतरा बना हुआ है। और इन सभी परिस्थितियों के बीच अब हम आगे आ चुके हैं, अपनी चीज़ों की शुरुआत कर रहे हैं, एक एक करके सेक्टर्स को खोल रहे हैं, एहतियात ज़रूर बरत रहे हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा, इसमें किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्या आगे चलकर अपने फैसलों को दोबारा देखना होगा, उनमें कोई बदलाव करना होगा, ये बहुत सारे प्रश्न इस समय मुंह बाए खड़े हुए हैं। तो आज इन्हीं प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नई परिस्थितियों में कैसे समन्वय बिठाएंगे, कैसे चीजों को आगे बढ़ाएंगे, किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये आज की चर्चा का बड़ा बिंदु, बड़ा विषय, बड़ा फोकस होगा। और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं WHO के पेशेंट सेफ्टी एडवाइजर डॉक्टर JS अरोड़ा, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर KK अग्रवाल, एविएशन एक्सपर्ट परवेज दमानिया, अडोर 2.1 रेस्टोरेंट के ओनर सुवित कालरा और फाइनेंशियल एनालिस्ट नीरज भगत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करूंगा अपने डॉक्टर्स पैनल के साथ। अग्रवाल साहब अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अग्रवाल, मुझे बताएं कि अब हम धीरे धीरे करके सब चीज़ों की शुरुआत कर रहे हैं। एविएशन की शुरुआत हो गई है फेस मैनर में, ट्रेनों का चलना शुरू हो चुका है और आगे और ट्रेनें चलाने की बातें हैं। ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, अब हम खुलकर आ चुके हैं। लेकिन इसके साथ जो बात आप लगातार कहते हैं हमारे शोज पर, सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम दूसरी बातें, आप ये बताइए प्रैक्टिकली इन दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा? देखिए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास नहीं है। वी हैव टू लिव विद इट। लॉकडाउन का जो आपको एडवांटेज मिलना था वो मिल चुका है। उल्टा दो लॉकडाउन का आपको जो भी एडवांटेज आपने लेना था वो आप ले चुके हैं। यू हैव नो फर्दर चॉइस। लॉकडाउन ने सिर्फ आपका जो डबलिंग टाइम है वो 13 दिन कर दिया, 8 से। आपको 5 दिन का एडवांटेज मिला, इससे ज्यादा आपको कोई एडवांटेज नहीं मिला। अब ये जो केसेस 1 लाख हैं वो 2 लाख भी होंगे, आप उसको रोक नहीं सकते। फर्क सिर्फ इतना है कि वो 14 दिन में होंगे कि 20 दिन में होंगे। और अब जो लॉकडाउन के बाद में जो कोरोना को बचाना है, आपने बचाना है। याद रखिए, ये कोरोना HIV की तरह बिहेव कर रहा है। HIV की दवाइयां काम कर रही हैं। HIV में वायरेमिया हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। HIV में CD4 सेल में जाके घुसता है, यहाँ पर भी घुस रहा है। HIV के अंदर लिम्फोपीनिया होता है, यहाँ पर भी लिम्फोपीनिया हो रहा है। तो उस हिसाब से HIV का वैक्सीन नहीं बना, शायद इसका भी वैक्सीन ना बने। उस सिचुएशन में HIV का ट्रीटमेंट सिर्फ बचाव है। यहाँ पर भी आपको बचाव चाहिए। आपने अपने आप को बचाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, मास्किंग, फेस शील्डिंग एंड ग्लव्स। आप अपने आप को बचा लोगे। आप अपने आप को नहीं बचाना चाहते, आपके ऊपर है। घर में आके कोई आपके हाथ साफ नहीं करेगा, घर में पकड़ में कोई आपको 6 फीट की दूरी नहीं रखेगा, आपके मास्क को आपकी नाक के ऊपर में, हर आदमी बात करते हुए आज अपना मास्क उतारा है, वो आपके घर में नहीं करेगा। कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि धीरे बोलो, आपने धीरे बोलना है। देखिए, 2 प्रकार के प्राण होते हैं वायु, एक होता है अल्प प्राण और एक होता है मुख्य, हमारा जो होता है महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब है जैसे क है, जैसे मैं बोलूंगा क तो थोड़ी डिस्टेंस में, दूरी में हवा जाएगी। अगर मैं बोलूंगा ख तो मेरी आवाज 2 फीट तक क्रॉस कर जाएगी। तो आपने जितने भी हमारे शब्द हैं, वो शब्द जो वाइब्रेटरी हैं, जो दूर तक जिसकी हवा जा रही है, धीरे बोलो, सॉफ्ट बोलो। अब बचाव आपके हाथ में है। ना मोदी जी कुछ करेंगे, ना मीडिया कुछ करेगा। आपने अपने आप को बचाना है, बचा लोगे। जो अपने आप को नहीं बचाएगा,
वो सफर कर। ठीक है, तो डॉक्टर अग्रवाल ने इसकी तुलना कर दी है सीधे एचआईवी से। एचआईवी का पेशेंट तो फिर भी देखभाल करके कई सालों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन एक बार कोरोना का शिकार हुआ और अगर वो नहीं संभाल पाया उसका इम्यून सिस्टम, तो फिर बहुत जल्दी अंत की तरफ बढ़ जाता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर यहां जो बताता है इसकी भयावहता कितनी है। और डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं आपको कैसे ध्यान रखना है, आप ही को ध्यान रखना है, नहीं रखेंगे तो कोई और कुछ कर नहीं पाएगा। डॉक्टर अरोड़ा हमारे साथ है। डॉक्टर साहब ये बताएं मुझे कि जब अब हम सेक्टर्स को खोल रहे हैं, और देखिए ये इस बात में कोई शक नहीं रह गया कि अब हमें कोरोना के साथ जीना ही होगा, उसके साथ आगे बढ़ना होगा। एविएशन हो, ट्रेन्स हो, दुकानें हो, बिजनेसेस हो, अब धीरे धीरे करके सबकी शुरुआत हो रही है। अब मुझे ये बताएं कि क्या आगे चलकर हमें अपने इस डिसीजन पे दोबारा गौर करना पड़ सकता है, क्योंकि अब हमने शुरुआत कर दी है। एक 5,000 का आंकड़ा अब हम डेली पा रहे हैं, 1 लाख का फिगर देश में क्रॉस हो गया है। कोई एस्टिमेशन है कि ये शुरुआत करने के बाद ये नंबर यहां तक जा सकता है? उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन उसके बाद हम उसे संभाल लेंगे। देखो ऐसा है कि अब बहुत से देशों में, दुनिया में, आपका जर्मनी है, यूके है, इटली है, स्पेन है, वहाँ धीरे धीरे सब खोल रहे हैं। हमारे यहाँ तो अभी स्पेन जो है आपका, वहाँ तो बार भी खोल रहे हैं, आपके रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, हेयर ड्रेसर खुल रहे हैं। यहाँ हमने अभी तक नहीं खोले हैं। और जुलाई में, जून में आपका यूके में स्कूल्स भी खुलने जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें तो खुलनी हैं। लेकिन एक थोड़ा फ़र्क भारत में और दूसरे देशों में ये है कि दूसरे देशों में जो है अब जो ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है। पहले जो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था, अब उनके जो पहले 2,000, 3,000, 5,000 बढ़ रहे थे, अब वो कम के इटली के अंदर देखते हैं, यूके में देखते हैं, वो 1,000 से भी कम हो गए हैं। अब उनका डाउनवर्ड ट्रेंड है, 2 खुल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ समस्या ये है कि अभी क्योंकि राइजिंग ट्रेंड है, तो हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से फैलने का भी चांस है। बल्कि कुछ देशों में, जैसे हमने देखा चाइना में पिछले दिनों में कुछ केस आए हैं, दोबारा आए हैं। इवन साउथ कोरिया, जिसने कि WHO के कहने से पहले ही टेस्टिंग, WHO ने मिड मार्च में कहा था टेस्ट, तो उसको साउथ कोरिया ने करीब अपना 20 फरवरी को पहला केस आया, उससे पहले ही उसका टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया और उसने 20 दिन के अंदर जो है अपना उसको कंट्रोल कर लिया। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि एक तो ये चीज़ है कि हम जब खोलने जा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने बोला कि पब्लिक स्पोर्ट, अगर साउथ कोरिया जीता है तो उसका कारण यही था कि पब्लिक ने खुद सेल्फ रिस्ट्रेंट किया है। पब्लिक ने खुद, अगर मार्केट में निकले हैं तो मास्क पहना हुआ है, उन्होंने इलेक्शन में पार्ट भी लिया है, उन्होंने और जगह भी गए हैं, लेकिन खुद उस पर रिस्ट्रेंट किया है। तो यहाँ भी यही बात है कि हाँ, अगर हमें जाना है बाहर तो हमें देखो सोशल डिस्टेंस तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। ये हमने देखा है कि आप डंडा मार के, हो सकता है रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पे या और कुछ जगह पे आप करा सकते हो, लेकिन जहाँ हिंदुस्तान में इतनी भीड़ है और कुछ जैसे क्षेत्र ऐसे हैं, हमारा धारवी है मुंबई के अंदर, अहमदाबाद में है, और जगह पे है, बहुत रश वाले इलाके हैं, तो सोशल डिस्टेंस तो होगा नहीं। लेकिन अगर आप 2 बातों का भी ध्यान रखेंगे, अगर मास्क पहन के बाहर जाएंगे तो आपका इन्फेक्शन दूसरे को नहीं जाएगा और आपको दूसरे का नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ है बार बार हाथ धोना। तो ये 2 चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी। जब तक पब्लिक इसमें सपोर्ट नहीं करेगी तो इसमें काम नहीं आएगा। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट ने बार बार कहा है कि हमारा आरोग्य सेतु जो है वो ऐप डाउनलोड कीजिए। जो साउथ कोरिया में जीतने का चांस रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रोल ये रहा है कि उन्होंने GPS से हर पेशेंट को ट्रैक किया है और उसके जितने कॉन्टैक्ट हैं उनको ट्रेस करके और फिर उसके ऊपर कंटेन किया है। इवन रिसेंटली जब पिछले 10 दिन के अंदर 15 के जो नाइट क्लब का केस हुआ, आपको मालूम होगा, उसके अंदर उन्होंने जो भी केस आए उसमें 1500 लोगों को ट्रेस करके उनको उसमें कंटेनमेंट जोन में डाला गया, उनको जो है रोका गया है। तो जब तक यहाँ पर भी ऐसा नहीं होगा, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो अभी यूपी के अंदर एक देखा है कि एक बाराबंकी छोटी सी जगह है, वहाँ भी इतने डेथ हो गई हैं और बिहार के अंदर भी डेथ रेट बढ़ रहा है। तो जब प्रवासी मजदूर जो है वापस जाएंगे तो इससे तो ये होना ही होना है, जैसे कि हमने देखा है। तो इसको रोकने के लिए एक ही तरीका है कि पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए, पब्लिक को खुद ये समझना चाहिए कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार कब तक करेगी ये वो बड़ा मुश्किल काम है, हमें ही करना पड़ेगा ये। ठीक है सर, अब ये देखना होगा कि पब्लिक मतलब कौन, आप और हम लोग और देश के बाकी लोग। अब इस पब्लिक में इतनी वैरायटी है, चाहे आप क्लासेस कह लीजिए, चाहे आप इसका आर्थिक वर्गीकरण कह लीजिए, चाहे समझ की बात कह लीजिए, चाहे आप कह लीजिए कि कितना इन्फॉर्म्ड रहते हैं। चलिए
चलिए उस पर हम आएंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहां मैं फिलहाल थोड़ी सी बातों को आगे बढ़ाता हूं। परवेज दमानिया साहब, एविएशन सेक्टर की शुरुआत कर दी गई है, 1/3 रूट्स पर अब फ्लाइट उड़ेंगी और फुल कैपेसिटी में उड़ेगी। पहले तो इस तरह के अंदेशे थे कि भाई क्या एक सीट छोड़ के चलाएंगे, नहीं, आज साफ हो गया फुल सीट रहेगी, किरायों की भी बात हो गई। लेकिन यहां पर बड़ा प्रश्न सर यह है कि इस चीज में कितना रिस्क इन्वॉल्व होने जा रहा है। जब आप फ्लाइट्स चलाएंगे, ऑपरेट करेंगे, यानी कि आप एक प्लेन के अंदर फुल कैपेसिटी में लोगों को बहुत ही क्लोज विसिनिटी में रखकर कहीं लेकर जाएंगे, और वो वैसे ही प्रेशराइज कैबिन होता है, एयर कंडीशन कैबिन होता है, वही हवा उसमें घूमती है, तमाम चीजें सबको पता है। कितने चांसेस होंगे कि हम इसे सफलतापूर्वक कर पाएंगे और लोगों को स्वस्थ रख पाएंगे, कोरोना से बचा पाएंगे? पहले तो एक बात कहूं, मैं पहले तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूं कि इन्होंने ये बहुत पॉजिटिव कदम उठाया है, क्योंकि जैसे आपके डॉक्टर साहब पहले बोल रहे थे, एट अ सर्टेन टाइम हमको कोरोना से साथ रहने की आदत पड़नी चाहिए। वी शुड लिव टू लर्न विद इट। राइट। आई थिंक सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने हर एक प्रिकॉशन लिए है। आई वेंट थ्रू द एंटायर डिटेल। They've taken care of every aspect of safety. इसमें जरा भी रिस्क नहीं है। People should fly without hesitation. Government wants to encourage people for flying, इसीलिए उन्होंने लोअर कैटेगरी और हायर कैटेगरी फेयर भी रखा है, जिससे ऐसा ना हो कि प्राइसेस टिकट के इतने बढ़ जाए कि it becomes unaffordable and it becomes so low that the airlines keep losing. So they've taken all the precautions. सिस्टम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिए विच आर इन ऑर्डर। और एक बात कहता हूं कि आप बोल रहे हैं कि आप भी मिडिल सीट का इश्यू निकाल दिया है, क्योंकि मिडिल सीट को रखने या ना रखने से वो सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला है वो नहीं हो सकता है। और अगर आप मिडिल सीट छोड़ देंगे तो एयरलाइन को चलाने का इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए और एक बात कहता हूं, आप बोल रहे एयर इज in a confined cabin, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि scientifically done and the air in the aircraft is the purest. Every very few minutes the entire air is circulated and clean. और गवर्नमेंट ने कहा है कि everybody should have an Arogya Setu app, which is very good. Everybody will have to fill a form and certify that he has not been contaminated or has not had been infected in the past. इसलिए मेरे को लगता है कोई रिस्क नहीं है। एंड अल्टीमेटली अगर कंट्री को आगे बढ़ाना है तो चलाना है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, अभी हमें आगे चलना चाहिए। इसलिए अभी फिक्र छोड़ के वी हैव टू टेक एडिक्वेट प्रिकॉशन। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं बस मेरे जी आप सही कह रहे हैं। मेरे प्रश्न वो हैं कि जो हर किसी के मन में वो प्रश्न आएंगे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, उन आशंकाओं को दूर करना ये यहाँ इस बातचीत का मकसद है। बिल्कुल हमें आगे तो बढ़ना ही है, लेकिन फुल प्रिकॉशन के साथ, पूरी सावधानी के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ। है, कोई फिक्र करने की बात नहीं। गवर्नमेंट हैज टेकन इनफ प्रिकॉशन, आई गॉन थ्रू द एंटायर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। गवर्नमेंट ने एक एक चीज का ध्यान रखा है, कहीं कोई रिस्क नहीं है। बेझिझक पीपल शुड फ्लाई, नॉट टू वरी एंड कैरी ऑन विद बिजनेस एंड मूव द कंट्री इन अ पॉजिटिव मैनर। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है, इस पे हम और बातचीत करते हैं, लेकिन अभी जाता हूं सुवित जी के पास। सुवित जी रेस्टोरेंट ओनर हैं। सुवित जी मुझे बताएं कि अब रेस्टोरेंट के लिए भी कहीं कहीं गाइडलाइंस आ गए हैं कि आपको किस तरीके से डिलीवरी तो आप चालू कर ही सकते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट में देख रहा हूं कि उन्होंने होम डिलीवरी शुरू भी कर दी है। कुछ गाइडलाइंस इस तरीके के भी हैं कि जहां पर आप डिजिटल मेन्यू दे सकते हैं लोगों को और एक डिस्टेंस सेटिंग रख के उन्हें सर्व भी कर सकते हैं, लेकिन अभी शायद अलग अलग स्टेट में अलग अलग होगा। तो रेस्टोरेंट्स इस समय किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि वो अपने आप के ऑपरेशन शुरू करेंगे? सर देखिए, रेस्टोरेंट लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा डीपली इम्पैक्टेड लाइन है, जस्ट लाइक एविएशन, ट्रैवल, टूरिज्म, रिटेल। रेस्टोरेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड लाइंस बिकॉज ऑफ कोविड-19, क्योंकि हमारा काम ही है सोशल मिलाप करने का, और ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात जो है ये सरकार के माध्यम से बताई जा रही है और ये ज़रूरी भी है। लेकिन इसके लिए जो आपने बात करी, पॉलिसीज़ इतनी क्लियर अभी तक आई नहीं है कि रेस्टोरेंट्स ऑपरेशनल कब होंगे और अगर होंगे तो किस ऑक्यूपेंसी रेशियो पे होंगे। क्योंकि मैं आपको अगर थोड़ी रेस्टोरेंट की बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊं तो हम लोग ऑक्यूपेंसी पे चलते हैं। अगर हम लोग 50% ऑक्यूपेंसी पे ही अपना रेस्टोरेंट रन कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि 50% रेस्टोरेंट्स खुलेंगे ही नहीं। और अगर आप 33% ऑक्यूपेंसी पे सरकार शुरू करती है तो आप देखेंगे कि 70% रेस्टोरेंट्स अनफॉर्चुनेटली खुलेंगे ही नहीं।
इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर 4.5 करोड़ लोग रेस्टोरेंट लाइन में आज की डेट में इन्वॉल्व हैं, जो कि अनऑफिशियल फिगर अगर मान ले तो 7 करोड़ ही है, जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं जिनका GST सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो आप सोचिए अगर 50% रेस्टोरेंट्स नहीं खोलते तो 3.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे सर। और जहाँ तक आपका दूसरे सवाल का कि डिजिटल मेन्यू, कॉन्टैक्टलेस मेन्यू, जी हाँ, हम लोग एक्सपीरियंशियल डाइनिंग करते हैं तो कॉन्टैक्टलेस मेन्यू भी लेके आ रहे हैं। बहुत सारी इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज़ लेके आ रहे हैं, लाइक AC के अंदर, जैसे अभी दमानिया साहब ने बताया, हम लोग भी मैकेनिकल फ़िल्टर्स इंस्टॉल कर रहे हैं, UV फ़िल्टर्स इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस वहीं पे ही ख़त्म हो जाए। इसके अलावा भी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल कर रहे हैं। कॉन्टैक्टलेस मेन्यू जैसे मैंने आपको बताया उसका भी पालन हो रहा है। बट मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट इज़ ऑल्सो कि अगर आप अल्टीमेटली देखेंगे कि इस टाइम पे रेस्टोरेंट लाइन को सरकार के आर्थिक पैकेज की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर वो आर्थिक पैकेज नहीं दिया जाता है, विच इज़ डायरेक्ट स्टिमुलस टू द छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो हाउस कीपिंग वाले हैं, क्यूटी वाले, या जो डिपार्टमेंट शेफ भी हैं, सब के सब जो हैं बेरोज़गार हो जाएंगे सर। जो मुझे ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट लाइन के ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत और बहुत बड़ी आपदा आ चुकी है, और अब सरकार ही इसका फैसला करेगी कि कैसे पॉलिसी एग्जैक्टली बनानी है और क्या ऑक्यूपेंसी रेशियो की बनानी है, और उसके साथ साथ हम तो अपनी तरफ से जी। और क्योंकि मेरे मन में एक सवाल और आता है, मैं नीरज जी के पास जाऊंगा इसे लेके, वो फाइनेंशियल एनालिस्ट है और इस तरह के मैटर्स को बहुत अच्छी तरह डील करते हैं, कि अगर आपको 100% ऑक्यूपेंसी रेशियो भी दे दिया जाए सुविध जी, तो ये डिपेंड करेगा कि लोग आपके पास आना चाहेंगे कि नहीं, लोग रेस्टोरेंट में बैठ के खाना चाहेंगे भी कि नहीं। सो एक रूल अलग बात हो जाएगी, लेकिन एक जनरल परसेप्शन में क्या वो बैठेगा। तो नीरज जी मुझे बताइए, चाहे एयरलाइंस हो गई, उनको तो फुल ऑक्यूपेंसी की इजाजत दे दी गई है, और जो बात कर रहे थे सुविध जी कि भाई लोग आए, मैं मानता हूं कि यहां भी अगर फुल ऑक्यूपेंसी की इजाजत दे दी जाए, कैसे देखें, एक तरफ बिजनेस है लेकिन एक तरफ भय भी है, एक तरफ प्रिकॉशन भी है। क्या लोगों का टर्न अराउंड इतना क्विकली शुरू हो पाएगा कि वो तुरंत जाके फ्लाइट्स लेने लग जाएं, वो तुरंत रेस्टोरेंट के खुलते ही हम देखें कि वहां पर लोग खाने पहुंच गए? क्या ऐसा होता हुआ नजर आएगा? देखिए विपिन जी, अभी ये जो सेक्टर्स खुले भी हैं, जैसे एविएशन 25 तारीख से खुलेगा अभी, तो जो नॉन कंपल्सरी ट्रेवल है, लाइक जो टूरिज्म के लिए लोग घूमने जाते हैं या लोगों से मिलने जाते हैं, रिलेटिव्स के पास मिलने जाते हैं, वो भी स्टार्ट नहीं होगा। तो इट वुड बी ओनली एन एसेंशियल ट्रैवल। सपोज किसी को बिजनेस के लिए ट्रैवल करना है या कोई लोग फंसे हुए हैं वो ट्रैवल करेंगे, तो वो ट्रैवल तो चलेगा, बट जो नॉन एसेंशियल ट्रैवल है वो अभी नहीं चलेगा। तो टूरिज्म सेक्टर जो है, जब तक अभी लोगों में अभी आना भी चाहेंगे तो वो आएंगे नहीं अभी। सिमिलरली अगर रेस्टोरेंट अगर आप खोल भी देंगे तो आप जब तक आपका कोरोना खत्म नहीं होगा या कम नहीं होगा बिल्कुल भी, तब तक लोग रेस्टोरेंट्स में नहीं आएंगे बिल्कुल भी। दूसरी बात क्या है कि जो बाकी सेक्टर्स हैं, जैसे बाकी हमारे रियल एस्टेट का सेक्टर है या पेरल का टैक्स सेक्टर है, ये काफ़ी इम्पैक्ट हुए हैं और इनको भी अभी रिवाइव होने में बहुत टाइम लगेगा। और जो बाकी ऑफिस है, ऑलमोस्ट 50-60% 70% ऑफिस में आप लेके ऑक्यूपेंसी स्टार्ट हो गई है। तो जो सर्विसेज सेक्टर है वो जल्दी रिवाइव कर जाएगा, क्योंकि उसमें सोशल डिस्टेंसेस बहुत बड़ी आराम से मेंटेन हो सकता है। बट जो ऐसे सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, देन आपके जो एंटरटेनमेंट हो गया, इनको अभी रिवाइव होने में टाइम लगेगा, अनलेस एंड अनटिल कोरोना ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आएगा। राइट तो मैं परवेज साहब मुझे ये बताएं, क्योंकि आप इंडस्ट्री के बढ़िया अंदर की नफ्स जानते हैं, कि जैसे जो यहाँ पर नीरज भी कह रहे हैं कि अभी लेजर ट्रैवल शायद ना हो, बिजनेस ट्रैवल शायद ना हो जब तक जरूरत ना हो, बहुत ही ऐसा कि कोई कहीं फंसा है तो वो चला जाएगा या बहुत जरूरी है किसी के लिए तो वो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, इजाजत मिल गई है 1/3 रूट पर, हो सकता है ये सारे रूट्स पे भी मिल जाए, लेकिन सेंटिमेंट को देखते हुए, हालात को देखते हुए कितना स्ट्रगल रहेगा? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अभी देखिए एयरलाइंस के लिए भी बहुत क्रिटिकल टाइम है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंडस्ट्री को डायरेक्ट स्टिम्युलस मिलने वाला है। द एयरलाइंस आर एट अ वेरी क्रिटिकल स्टेज। इसलिए आज जो एयरलाइंस चालू हो रहे उसके उनका कोई प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वी स्टार्टेड द बॉल रोलिंग। राइट अभी खाली 30% ऑफ द एयरक्राफ्ट विल टेक ऑफ एंड 30% ऑफ द सेक्टर्स विल बी कवर्ड, बट एटलीस्ट इट्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल कवर। अभी देखिए, अभी खाली डोमेस्टिक का परमिशन मिला है, अभी इंटरनेशनल का परमिशन नहीं मिला है, लेकिन एटलीस्ट व्हाट आई सेड बिफोर एंड आई एम सेइंग अगेन, at least it's a start. We have started in the right direction. It's a very brave decision. और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, and I feel
that with the central government, every state government should cooperate to the maximum. Because this is a great initiative by the central government, and we should all be there to support it. Every person who wants to fly should fly, not worry about anything. It is absolutely safe and there is nothing to worry about. The airlines have gone through extremely difficult phase, and the industry has gone through a very critical phase. And I must congratulate all the airline owners who survived this part and have come through. And I hope आपको मालूम है, Indian aviation industry was the fastest growing aviation sector in the world 4 years in a row continuously. हमारा growth 18.6% पे था, while China was at 11.5%. I think Indian aviation industry has contributed tremendously to the growth story of this नहीं country. बिल्कुल सर, और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एविएशन हब भी बन गए थे, बट यही है कि अनफॉर्चुनेटली जी कोरोना कम्स और ये सारी दिक्कत आई है। बिल्कुल बिल्कुल, I hope we get back to its normal position the earlier the बिल्कुल better. बिल्कुल। डॉक्टर अग्रवाल, कुछ लोग, क्योंकि आज से एविएशन सेक्टर के खुलने की शुरुआत, घोषणा ऐलान हो गया, तमाम गाइडलाइंस आ गए, लेकिन कुछ लोग जो लगातार हमारे दर्शक हैं, जो सोशल मीडिया पर भी हमसे बातचीत करते रहते, तो वहां पर एक सवाल लोगों के मन में है कि जो लोग इस समय हम एक असिम्टोमेटिक मरीज वाली समस्या से भी जूझ रहे हैं, हालांकि इस तरह की भी बातें आई हैं कि असिम्टोमेटिक लोगों से कोरोना पास होना उतना आसान नहीं है, इन्फेक्शन उतना ज्यादा नहीं फैलता, ये आप अभी हमें क्लियरिटी देंगे इसके ऊपर। लेकिन आपके पास आरोग्य सेतु ऐप है, आपने कुछ जरूरी जानकारियां भी भर दी हैं एविएशन में फ्लाई करते वक्त, लेकिन अगर आप असिम्टोमेटिक है, आपको भी नहीं पता है, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन उस प्लेन में चले जाते हैं, तब कितनी स्थिति चिंताजनक बनती है? मैं 3 चीजों को अलग अलग लेता हूँ जी। मैं ट्रेन को लेता हूँ, प्लेन को लेता हूँ और जहाज को लेता हूँ। ठीक है। जो शिप है, डायमंड शिप के अंदर में 40% लोगों को इन्फेक्शन हुआ, क्योंकि उनका जो एसी सिस्टम था वो करेक्ट सिस्टम नहीं है, उसमें लैमिनार फ्लो नहीं है। तो जो शिप इंडस्ट्री है उसको अपने बहुत बदलाव लाने पड़ेंगे। जहां तक प्लेन्स का सवाल है, प्लेन में क्योंकि लैमिनर फ्लो होता है, एयर एक्सचेंज लैमिनर फ्लो होता है, वहां पे इन्फेक्शन का रेट एयरपोर्ट से बहुत कम है और शिप के मुकाबले बहुत कम है। ज्यादा प्रिकॉशंस आपको एयरपोर्ट में लेनी है, ना कि प्लेन के अंदर में। प्लेन के अंदर में अगर आप मास्किंग कर रहे हो, फेस शील्डिंग लगा रहे हो और ग्लव्स पहन रहे हो, और वहां पे आप खाना वाना, क्योंकि वैसे ही बंद होने वाला है, खाना वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, एंड उस सिचुएशन के अंदर में आपका जो रिस्क है वो मिनिमम है। आपका जो मैक्सिमम रिस्क होगा वो एयरपोर्ट पे होगा, ना कि प्लेन में। एयरपोर्ट में क्योंकि एयरपोर्ट को सैनिटाइज करना आसान नहीं होता, प्लेन को तो आप हर ट्रैवल के बाद में सैनिटाइज कर सकते हो, विच यू कैन नॉट डू इट इन द प्लेन। सो देयरफॉर एयरपोर्ट में अगर आप ध्यान रखते हो अपना और ग्लव्स पहन के जाते हो तो आपको खतरा नहीं है। जहां तक ट्रेन का सवाल है, क्योंकि ट्रेन के अंदर में अभी एसी वाली चीजें चालू नहीं हो रही हैं, तो आपको, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हो तो अभी जब ट्रेन स्टार्ट होंगी वो सेफ होंगी। और अगर आप प्लेन के अंदर में एसी एटमॉस्फेयर पे बैठते हो तो उस टाइम पे आपको ज्यादा प्रिकॉशंस। अभी फिलहाल कहीं पर भी अगर सेंट्रल एसी वाले अगर होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या 5 स्टार होटल्स हैं, उसके अंदर में आपको CPWD की गाइडलाइंस के अनुसार में अगर आप अपने सेंट्रल एसी को करेक्ट कर लेते हैं तो रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हैं जी। वो सारे छोटे रेस्टोरेंट जिनके यहाँ पे विंडो एसी है, I think they will be better off than a central AC unless they change as per CPWD guidelines. राइट, बहुत बढ़िया समझा दिया आपने एसी का कितना अहम रोल है। इनफैक्ट गाड़ियों के लिए भी ये कहा जाता है अगर 2 से ज्यादा लोग गाड़ी के अंदर बैठे तो एसी बंद रखें या फिर समय समय पर खिड़की ऊपर नीचे करते रहें, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बढ़ता है एयर सर्कुलेशन के साथ साथ। और यहाँ दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि आज जब सिविल एविएशन मिनिस्टर ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने एक और जानकारी दी जो उत्साहवर्धक हो सकती है कि एयर इंडिया तो अभी ऑपरेशन में थी ही, जो भारत में फंसे हुए लोगों को लगातार बाहर ले जा रही थी और भारत से बाहर जो लोग थे उनको वापस भारत में लेकर आ रही थी। फुल कैपेसिटी पर उन्होंने फ्लाई किया, लेकिन कोई भी इंफेक्शन का केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इट मींस वो ट्रैवल सेफ
है। चलिए, एक तो ये बात हो गई। मैं फिर से एक बार रेस्टोरेंट की बात पे आता हूं। सुमित साहब, आप कह रहे थे कि आप फुल कैपेसिटी में कब तक इजाजत मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन आप लोगों के पास एक बहुत बड़ी फैसिलिटी ये है कि आप होम डिलीवरी कर सकते हैं, राइट? आप लोगों को घर पे खाना पहुंचा सकते हैं। अब मुझे बताइए कि उसके लिए आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब ये उतना आसान नहीं। हमने केस शुरुआत में ही सुना था कि डोमिनोज की डिलीवरी हुई दिल्ली के अंदर और फिर काफी लोग इन्फेक्टेड हो गए। यानी डिलीवरी का आप अगर ख्याल रख लें तो फिर खाने को तो गर्म किया जा सकता है दोबारा। वो भी हम डॉक्टर साहब से अभी पूछेंगे कि उसमें और क्या क्या ध्यान रखें, लेकिन इस फ्रंट पे आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज आपको सेव कर सकती है। सर, पहले तो मैं डॉक्टर साहब का भी एक सवाल का जवाब दे देता हूं कि अभी क्या है कि रेस्टोरेंट्स के अंदर भी ना यूवी फिल्ट्रेशन फिल्टर्स आने लग गए हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज देते हैं, जिसमें 99% कोरोना वायरस के भी जर्म्स का अभी पीछे टेस्ट मिला है आश्रय का, जिसके कंफर्म किया गया है। उसके अलावा मैकेनिकल फिल्टर सिस्टम्स भी हैं जिसमें PM1 तक पार्टिकल्स को भी 99.9% एफिशिएंसी से निकाला जा सकता है। पर क्या सारे रेस्टोरेंट इसका इस्तेमाल करते हैं सुमित साहब? सभी रेस्टोरेंट्स, क्योंकि बहुत लाखों की संख्या में है देश के अंदर। जी, दूसरी बात मैं अब आपकी जो है ना सर, देखिए डिलीवरी का जो है हमें इकोसिस्टम पहले समझना पड़ेगा। सर देखिए, जो रेस्टोरेंट्स जो हैं वो एक एक्सपीरियंशियल डाइनिंग है सर, और नॉर्मली जो रेस्टोरेंट्स होते हैं जैसे ऑफिस के पास में लोग कहते हैं चलो यार चलते हैं रेस्टोरेंट में बैठ के थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे, या बर्थडे एनिवर्सरी बनाने लोग आते हैं। डिलीवरी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप CP जैसी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो वहाँ पे 1 या 2% ही है रेस्टोरेंट के टर्नओवर का, और कई जहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज है वहाँ पे भी डिलीवरी 15 से 20% है, 25% से ऊपर किसी की भी डिलीवरी नहीं है। अगर हम डिलीवरी को कोशिश करके कन्वर्ट भी करते हैं और डिलीवरी का थोड़ा इकोसिस्टम भी समझ लेते हैं सर, कि डिलीवरी के अंदर ना 2-3 मेजर प्लेयर्स हैं लाइक जोमेटो, स्विगी, तो वो इकोसिस्टम ऐसा बन गया है कि एक तो 20-25% का डिस्काउंट अलग से देना पड़ता है लिस्टिंग करने के लिए, फिर कमीशन परसेंटेज होती है इसी मीडियम रेंज के अंदर 20-25%, और 50% जो बैलेंस रह जाता है ना सर, उसके अंदर आपके रेंटल्स, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपकी स्टाफ की सैलरीज और आपके अन्य खर्चे, ये निकाल के उसको प्रॉफिटेबल बनाना बड़ा मुश्किल है। और उसकी जो एक्चुअल इकोनॉमिक्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 1/10 ऑफ द सेल्स ही आप समझ लीजिए जो पहले रेस्टोरेंट्स किया करते थे। अगर कोरोना के बाद में और ये सिचुएशन होगी कि 33% या 50% ऑक्यूपेंसी की अगर सरकार लिमिट ले करती है, तो आप मान के चलिए कि करीब 50 से 70% रेस्टोरेंट्स खोलने की इच्छा शक्ति ही नहीं जताएंगे, खोलना बहुत दूर की बात सर। नहीं तो नीरज, आप मुझे बताइए, मैं डॉक्टर साहब से अभी इस पर राय लूंगा, डॉक्टर अरोड़ा से। अब वो किस तरीके की इनोवेशन है ये अभी तक जी, तो मैं वही नीरज से पूछना चाहता हूँ कि जो मॉडल पहले से चल रहे हैं, चाहे वो स्विगी के हैं, जोमेटो के हैं, और उनका रेस्टोरेंट का डिस्काउंट परसेंटेज है, सब हमने माना, लेकिन क्या पोस्ट कोविड जब हम खुलेंगे तब भी उसी तरह की शर्तें काम करेगी? आई थिंक अब तो नया मॉडल इवॉल्व होगा सर। वो शर्तें वैसी हैं क्योंकि कार्टलाइजेशन बहुत हो चुकी है। आप देखिए ना, 2 ही प्लेयर्स हैं। मैं आता हूं आपके पास सुमित जी। मैं नीरज जी से इस सवाल का जवाब लेना चाह रहा था। नहीं, वो भी खत्म होगा, ऐसा नहीं होगा। उनको तो खुद को अपने लोगों को निकालना पड़ रहा है। कब तक शर्तों पे चलेंगे नीरज जी? एक बार रिपीट करिए, आवाज नहीं आ रही। नीरज जी, मैं ये कह रहा था कि जो अभी सुमित जी बता रहे हैं ना कि जो पूरा सिस्टम है डिलीवरी वाला, उसमें रेस्टोरेंट का लॉस होता भी होगा, क्योंकि बहुत हेवी परसेंटेज स्विगी जोमेटो कई बार ले लेते हैं, फिर उसमें आप डिस्काउंट दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि पोस्ट कोविड चीजें बदलेंगी कि उसी सिस्टम पे या उसी अर्थमेटिक पे काम करेंगी? देखिए, पोस्ट कोविड काफी चीजें बदलेंगी। अभी आप ये देखिए कि अभी क्या हुआ कि एक तो जोमेटो स्विगी के आने के बाद तो जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स थे उनकी डिलीवरी को, उनका जो कईयों का काम नहीं चलता था, तो वो काफ़ी जो है उनकी डिलीवरी चलने लग गई बिल्कुल। बट जो एक्सपीरियंस के लिए जो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं वो अभी भी ज़्यादा डिलीवरी पे काम नहीं करते। वो बेसिकली सोशली लोग मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, गेट टुगेदर्स होती है, उसके लिए करते हैं। बट पोस्ट कोविड क्या, अगर वैक्सीन कितनी जल्दी आती है, उसका क्या फ़ायदा होता है, उसके वैक्सीन आने के बाद बिल्कुल ही कोविड खत्म हो जाएगा, अभी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो एज ऑफ नाउ जो आज की पोजीशन है उसके ऊपर कहना बड़ा मुश्किल है कि भाई ये रेस्टोरेंट का बिजनेस अभी कितना कैसे चलेगा और कब खुलेगा। तो अभी इस पोजीशन ऐसी है कि अगर आप खोल भी देंगे, अभी अगर 1 महीने में 15 दिन में खोल भी देंगे, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि लोग आएंगे, क्योंकि अभी लोग अपनी देखिए जो हाउसमेट्स हैं, ऑफिस क्लीनर्स हैं, उनको भी बुलाने में हिचकिचा रहे हैं बिल्कुल। तो आप कहें कि वो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे या घर पे खाना बुलाएंगे, तो सुमित जी की बात बिल्कुल ठीक है। अभी भी क्या है कि डिलीवरी का परसेंटेज बहुत कम है, और अगर आप रेस्टोरेंट खोल भी देंगे, गवर्नमेंट अगर पूरी रिलैक्सेशन दे भी देगी, तब भी लोग इतने ज्यादा जल्दी नहीं आएंगे। राइट, नहीं वो बात तो है ही कि डिलीवरी लेने में या फाइन डाइन वाली बात है, दोनों जगह हिचक रहने वाली है। लेकिन
कुछ मुझे लगता है कि शायद डिलीवरी के लेवल पे डॉक्टर अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अग्रवाल साहब। मैं 3 चीजें कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले है कि अगर जिनके पास में एसी का इंतजाम नहीं है, द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज एयर प्यूरिफायर, जो मेडिकल प्रोफेशन कर रहा है। अगर आपके पास अच्छा एयर प्यूरिफायर है, उसमें हेपा फिल्टर है, और उस एयर प्यूरिफायर के अंदर में यू आर प्रोवाइडिंग 10 exchanges per hour, you are as safe as any other else. This is what we are doing at a medical profession. So ये comparatively cheaper investment है, and you build up a confidence that we are giving you an infection-free atmosphere. That's one. Number 2, remember there is a contact time in corona. The contact time is 30 minutes. अगर आप एक जगह में आके 30 मिनट में खाना खा के निकल गए, गलती से वहां एक कोविड पेशेंट था भी और एयर प्यूरिफायर था, आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस 0 हैं। सो ये सारे जो लोगों के लिए कंफर्ट लेवल है, एंड ऑल ऑफ यू शुड हैव ए मीटिंग विद पीपल लाइक अस, and we will certify what is good and what is not good as a medical professional, because only we can bring that confidence back. Third, एयरप्लेन के अंदर में जो सीट, विंडो सीट है, that is going to become costly. All over the world we have seen minimum chances of infection. So when you want to choose between the seats, then window seats are the safest. So आज नहीं तो कल एयरलाइन इंडस्ट्री में विंडो सीट is going to be sold at a prime, because वहां से आदमी उठता नहीं है। जब वो उठता नहीं है, घूमता नहीं है, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर वेरी वेरी लो। दीज आर द 3 ट्रिक्स। अब विंडो सीट लेने का एक और कारण हो जाएगा, कई लोगों को पसंद होती है, काफी बढ़िया है। डॉक्टर अरोड़ा, मैं खाने की बात पे दोबारा थोड़ा लौटना चाहूंगा कि मैंने कहा कि शायद फाइन डाइन में आदमी कम आएगा, लेकिन हम देखते हैं कि डिलीवरीज तो लोगों ने अभी से मंगानी शुरू कर दी है। मैं आसपास की जो शॉप्स देख रहा था, वहां डिलीवरी बंद चली है, लोगों को मन है कि अब कुछ खाया जाए। 2 बातें आप हमें बताइए। एक तो जो खाना आ रहा है, क्या उस खाने से भी चांसेस हो सकते हैं कि कुछ ट्रांसमिट हो? क्योंकि कई बार डॉक्टर्स को हमने ये कहते सुना कि नहीं, आप गर्म कर लेंगे तो खाना सेफ हो जाएगा। दूसरा, जो व्यक्ति डिलीवरी लेकर आ रहा है, आप कितना भी कहें कि ये सेफ डिलीवरी है, ऐसा है वैसा है, लेकिन हमने पास में देखा कि डिलीवरी बॉय से भी लोग अफेक्ट हो गए। यहां क्या करना होगा, किन बातों का ध्यान रखना होगा? देखो, एक तो ये है, जैसे आपने बोला कि खाने का तो ये है कि आप जो खाना गर्म कर सकते हैं जी, तो वो तो आप गर्म करके खाएंगे तो उससे तो कोई चांस नहीं, क्योंकि 70 डिग्री पे तो वायरस खत्म हो जाएगा, तो उसमें तो कोई चांस नहीं है। बाकी जो आप पैकेट ले रहे हैं उसका तरीका ये है, हम जैसे पिज़्ज़ा की बात ही करते हैं, जैसे पिज़्ज़ा डिलीवरी की बात हुई थी, तो उसका तरीका है कि जब आप लेने जाते हो तो 2 आदमी बाहर जाएं, एक आदमी डब्बा लेके डब्बा खोल दे, दूसरा है वहाँ ही डस्टबिन में या पॉलीथीन बैग रखा हो, उसके अंदर डब्बे को डाल दे, वो अपना हाथ धो ले। तो इस तरह से खाने की चीज़ अलग हो जाएगी, जो पैकिंग मटेरियल वो अलग बाहर ही आप डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे, तो आपको जो है इन्फेक्शन अंदर का चांस नहीं रहेगा। तो ये तो है उसको अगर डिलीवरी कर ले। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, खाली डिलीवरी की बात नहीं है, आपकी पूरे लाइफस्टाइल ही चेंज होने वाला है। वो जो आपको ये जो आप इट इज यू हैव टू बी हैव ए समथिंग न्यू नॉर्मल। अगर आप देखेंगे, जैसे आप बस का है, ट्रेन का है, अगर वहाँ पर कैपेसिटी कम कर रहे हैं तो कंपनियां भी चाहती हैं कि घर से काम किया जाए, वहाँ भी घर से काम ज़्यादा होगा। और उसमें जो है आपका इवन स्कूल्स में आप देखते हैं तो स्कूल में भी जो है आपका ऑनलाइन जो है एजुकेशन बढ़ रही है, तो पूरा लाइफस्टाइल ही आपको चेंज करना पड़ेगा, खाली एक चीज़ के नहीं है। और जैसा कि आपने अभी डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि कॉन्टैक्ट टाइम का है, अगर हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ रश ज़्यादा है, मजबूरी में हमें खड़ा होना पड़ रहा है, अगर वहाँ जल्दी से जल्दी हम निकल सकते हैं या वहाँ से हट सकते हैं, तो हमारे पास जो है उसका इन्फेक्शन कैच करने का चांस भी बहुत कम हो जाएगा। और अल्टीमेटली बात वही की वही है कि आपको सिर्फ खुद होना है, और उसके लिए 2 चीज़ें, तीसरी क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, वो दूसरे पे भी है, हालात पे भी डिपेंड करती है। तो अगर आप मास्क पहनते हैं और बार बार हाथ धोते हैं तो आपके ऊपर इन्फेक्शन होने का चांस बहुत कम है। जी, बढ़िया है। चलिए, तो ये आपको खाना मंगाते समय या जाते समय क्या करना है रेस्टोरेंट में, जितना भी अभी आपके लिए अवेलेबल है, वो बात साफ हो गई। एयरलाइंस की बात हम कर ही रहे हैं। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी बहुत सारी बातें बचेंगी। मसलन क्या अब हमारे खर्च करने के तौर तरीके भी बदल जाएंगे? एयरलाइन ने हमें छूट दी, रेस्टोरेंट में हम जा सकते हैं, और भी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन लोग कितने विलिंग होंगे उनका इस्तेमाल करने के लिए? कैसे बदलेंगे या कैसे होने चाहिए, ये एक सवाल होगा। और साथ में और क्या एहतियात रहेंगे जब आप फ्लाई कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ट्रेन में जा
रहे हैं, या आगे चलते हुए हम शायद देखें कि मॉल्स भी खुलने लग जाएं कुछ शर्तों के साथ, तब किन बातों का ध्यान रखना है? क्योंकि ये बात तो है कि अब हम खुल रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, तो खुलकर ये मुकाबला कैसे होगा और क्या और चीजें रहेंगी उसमें बारीक बारीक छोटी छोटी जिनका ध्यान रखना ही रखना होगा, लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी, सारी बातें छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा कर रहे हैं। कोरोना से खुलकर मुकाबला क्यों? क्योंकि अब हम धीरे धीरे अपने आप को खोल रहे हैं। एविएशन सेक्टर, ट्रेन्स, रेस्टोरेंट की तरफ भी बात आगे जाएगी। फिर आगे चलते हम देख सकते हैं कि और बहुत सारे रोजगार हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, आउटलेट्स हो गए, उनको खुलने की इजाजत मिलती जाएगी, क्योंकि अब ये डिसाइड हो गया है कि जान के साथ जहान की भी बात करनी है। तो इसी पर हमारी चर्चा जारी है। मैं जाता हूँ, नींद हो रही हैं, आपको वो एवेन्यूज मिलेंगे जहां आपके पैसे खर्च, क्योंकि पिछले 1-2 महीने में कई लोगों से हमने सुना कि क्योंकि कहीं बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, कुछ आप शॉपिंग के लिए नहीं गए, कहीं आपने ट्रैवल नहीं किया, तो बहुत सारे लोगों के बहुत कम पैसे खर्च हुए। लेकिन जब अब पैसा खर्च करने का मौका आएगा, जब आपके लिए ट्रैवल करना आसान होगा, जब आपके लिए शॉपिंग करना आसान होगा, खाना मंगाना बाहर से आसान होगा, तो भी क्या लोगों का ये पैटर्न ऐसा ही रहेगा, वो बैक टू द नॉर्मल हो जाएगा, या अब इस घटना के बाद हम देखेंगे कि लोगों के पैटर्न में कुछ चेंजेस आएंगे? देखिए, पैटर्न में डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। अभी आप 1-2 महीने या 3 महीने तो देखेंगे, जब तक कोविड-19 नहीं खत्म होता, तो नॉन एसेंशियल जो एक्सपेंसेस होंगे वो नहीं होंगे। अब आप देखिए, जो वाइट गुड्स खरीदने हैं अगर, तो वो नहीं लेगा इसको। सिमिलरली उसको नॉन एसेंशियल ट्रैवल करना है, वो नहीं करेगा। किसी को सपोज प्रॉपर्टी परचेज करनी है, हाउस परचेज करना है या ऑफिस परचेज करना है, वो उसको डेफर करेगा, तो वेट करेगा पोजीशन को नॉर्मल होने की। क्योंकि देखिए, ऑलमोस्ट सारे सेक्टर से इम्पैक्ट हुए हैं इस कोविड-19 में। तो लोग अभी क्या कहते हैं, लोगों के माइंड में एक डर है कि ये पता नहीं कितने देर तक रहेगा, और जो उनके पास कैश फ्लो है उसको मेंटेन करना चाहते हैं। और बिजनेस को भी, अगर कोई जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, तो हर किसी के मन में एक डर है कि भाई मेरी जॉब छूट ना जाए या मेरा बिजनेस कैसे आगे चलेगा। तो उसके पास जो फंड फ्लो या कैश फ्लो है उसको मेंटेन करना चाहेगा, तो इतनी जल्दी अभी खर्च नहीं करेगा। हाँ, अगर वैक्सीन आ जाती है और उसके बाद जो कोविड-19 अगर खत्म होने की उम्मीद है जल्दी अगर, तो तब ऑफ कोर्स ये इकोनॉमी फटाफट पिक कर जाएगी। अब उसकी स्टॉक प्राइसेस के मूवमेंट में आप देख सकते हैं, तो जैसी कोई न्यूज आती है कि कोई अभी इसकी दवाई बन गई है, तो स्टॉक प्राइसेस में एकदम उछाल आ जाता है। तो हमें वेट करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि कोविड-19 खत्म होगा, तभी इसकी जो नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं वो मार्केट में फ्लो आएगा। अदरवाइज वी हैव टू वेट एंड वॉच। तो नीरज जी, इसमें ऐसा भी होगा क्या, मान लीजिए कि ये परिस्थिति लंबी चलती है, जैसे अब WHO भी कह रहा है कि शायद हमें भी नहीं पता कि ये कब खत्म होगा, लेकिन धीरे धीरे जो तौर तरीके निकलेंगे, जब थोड़ा सा डर खत्म होगा, जब थोड़ी सी आशंकाएं खत्म होगी, जब वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा, तब लोग एक्सपेंस खर्चे करना शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। और अब ये देखिए, कई सारी नई इंडस्ट्रीज भी डेवलप होंगी। अब देखिए कि इस 2 महीने में ऑनलाइन एजुकेशन काफी पिकअप किया है और दैट इज गोइंग टू स्टे। सिमिलरली जो मीटिंग्स हुई हैं, काफी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत हुई है, अब लोगों को उसकी आदत पड़ गई है, लोगों को काफी कन्वीनियंस लगती है उसमें, और जो मीटिंग्स हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में काफी होंगी। इसकी वजह से डाटा सिक्योरिटी और जो क्लाउड सर्विसेज की कंपनी है उनको भी काफी फायदा होगा। सिमिलरली क्या होगा कि अब आप देखिए कि जो कभी लोग सैनिटाइजेशन करवाना चाहते हैं, तो जो स्पेशलिटी केमिकल्स हैं जो इस केमिकल में, इस डिसइंफेक्टेंट में यूज होते हैं, तो वो इंडस्ट्री भी काफी डेवलप होगी। तो काफी सारी नई इंडस्ट्रीज भी डेवलप होंगी। उसके बाद जो ऑनलाइन ग्रोसरीज हैं, तो जैसे ग्रोफर्स हो गया या जो बाकी कंपनीज हैं, इनका भी काफी चलेगा। तो द वे द पीपल स्पेंड मनी, दैट विल आल्सो चेंज। तो अब काफी इसका इम्पैक्ट होगा, और काफी जो आप देखेंगे, काफी जो सेक्टर्स में काफी मूवमेंट होगी, और जो कई सेक्टर्स हैं, जो ऑनलाइन के सेक्टर्स हैं, जो पहले कम चलते थे, उनमें काफी तेजी आएगी, और वो आगे आने वाले टाइम में उनका बिजनेस में एक्सपेंशन होगा। राइट। दमानिया साहब, एविएशन हो गया, टूरिज्म हो गया, ट्रैवल हो गया, होटल्स हो गया, क्या इनको तब तक सफर करना पड़ेगा जब तक पूरी तरह से कोरोना की जो चुनौती है वो खत्म नहीं होती, या हम यहां पर भी कुछ इनोवेशन होता हुआ देखेंगे? देखिए, 100% चेंज आने को टाइम लगेगा, कोई भी इंडस्ट्री में, हर एक इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज अफेक्टेड, मे बी एक्सेप्ट फॉर फार्मास्यूटिकल, सैनिटाइजर, स्टफ लाइक दैट, एंड इट विल बी ग्रेजुअल। ओवरनाइट आप बोलेंगे कि भाई एविएशन और रेस्टोरेंट बिजनेस शुड गो इनटू पीक इन 2-3 months, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। रेस्टोरेंट रहे या एयरक्राफ्ट रहे, गवर्नमेंट हैज डन अ फिनोमिनल जॉब इन एजुकेटिंग द पब्लिक। जो ट्रैवल कर रहा है या जो रेस्टोरेंट में विजिट कर रहा है, उसको अभी मालूम है क्या प्रिकॉशंस लेना है,
ग्लव्स पहनना है, मास्क पहनना है, बी केयरफुल वेर यू टच, वॉश योर हैंड्स मेनी मेनी टाइम्स। गवर्नमेंट और मीडिया ने इतना एक्सीलेंट जॉब किया है हमको अवेयर करने का और एजुकेट करने का, इसलिए पीपल विल सेल्फ टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। गवर्नमेंट को एक स्टेज पे हमको मॉनिटर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम अपने आप को सेल्फ मॉनिटर करेंगे और हमने अभी भी करना चाहिए। आज अगर पब्लिक रास्ते पे नहीं आती है मुंबई में, तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का डर है, उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर हमें काम नहीं है तो हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। सो आई थिंक हमारी पब्लिक काफी एजुकेटेड है, काफी इज इन द नो ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, और पर्टिकुलरली द पीपल हु आर ट्रैवलिंग बाय एयर, आई थिंक दे आर हाईली एजुकेटेड, दे आर डूइंग एंड दे विल टेक एडिक्वेट प्रिकॉशंस। I think जो वंदे भारत गवर्नमेंट ने किया प्रोग्राम, that was a highly, and the passengers have cooperated. The success of the aviation will happen when the airlines, government and the consumers like me will cooperate. और मैं वही चाहता हूँ कि now is the time to consumers to come forward and support the aviation business and all other businesses. क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि आपको घर पे सीट डिलीवर करे या घर पे खाना डिलीवर करे। Right. We can only succeed if you come and buy the ticket and sit in the plane. इसलिए our options are very limited. एक बार प्लेन का दरवाजा बंद हो गया, our seats and our goods have perished. That is why I'm requesting the public and people at large that this is still the safest mode of transport in the world. It will continue to be the safest, and government ने बहुत अच्छा काम किया है कि भाई they have kept the fare at the top. पहले पब्लिक को क्या फिक्र था कि भाई अगर कम प्लेन है तो फेयर्स इतने महंगे हो जाए कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन हैज बीन गुड इनफ टू कैप द लोअर फेयर कि भाई हम फेयर इतना भी नहीं गिरा दे कि एयरलाइन का दिवाला निकल जाए या फेयर इतना भी बढ़ा दी या पब्लिक को प्रॉब्लम है, इसलिए दे कैप द फेयर्स व्हिच इज अ वेरी वेरी ग्रेट मूव। ये 3 महीने के लिए किया है, then let us see how it progresses, but I think we have to be educated enough, we have to take care of ourselves and we have to learn to take care of ourselves and our family. So I think the government has done everything in its power to educate us. जी ठीक है। डॉक्टर अरोड़ा, क्योंकि हम सारे चेंजेस की बात कर रहे हैं, हम खुल के सामने आने की बात कर रहे हैं, तो मास्क हम पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को लोग फॉलो कर रहे हैं, क्या ऐसा भी होगा? क्योंकि मैंने कुछ एडवर्टाइज अभी जैसे ही थोड़ा सा ये हम लॉकडाउन 4 में आए हैं और ऑनलाइन डिलीवरीज की शुरुआत हुई, मैं बहुत सारी नई चीजें देख रहा हूं, तरह तरह के मास्क आ गए हैं, ऐड आता है सोशल मीडिया पे तो भरमार हो गई है, ऐसा मास्क वैसा मास्क। मैं ये देख रहा हूं कि कवरॉल्स तक आ गए हैं बाजार में जो 700-800 रुपए के हैं, तो क्या आगे चलते हुए हम आम व्यक्ति को भी कवरॉल में आता हुआ देखेंगे बाहर? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वो तो सिंपल मास्क, पब्लिक में अगर आप जाते हैं तो मास्क ही चाहिए। बाकी जो वाइजर वगैरह हैं, जो फेस मास्क हैं, वो तो उसके लिए चाहिए जो कि हेल्थ केयर में है या बहुत हाई रिस्क में काम कर रहा है। मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे हम सब कुछ खोल रहे हैं या ख़ास तौर से जो हमारे प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा डर तो उनका लग रहा है, क्योंकि वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है और टेस्टिंग भी बहुत लो है। अगर हम देखा जाए, इंडिया दिल्ली में भी सिर्फ 5 जा रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में इफ़ वी कंपेयर विद दिस जो साउथ कोरिया, जो हमारे पास एक मॉडल है, सक्सेसफुल मॉडल है, उन्होंने करीब अपनी उनकी जो पॉपुलेशन है करीब 5.2 करोड़ है और 2,70,000 टेस्ट किए हैं। हमारे टेस्ट 25 लाख, यानी कि हमारे 9 टाइम्स टेस्ट हुए हैं और हमारी पॉपुलेशन 27 टाइम्स है, तो हमारी जो टेस्टिंग बहुत कम है। तो अगर हमें अपने जो गाँवों को या छोटे शहरों को खास तौर से बचाना है, एक तो वहाँ टेस्टिंग प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उनको अगर हो जाएगा तो वो तो हॉस्पिटल तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, उनकी तो पहले ही डेथ होने का चांस ज़्यादा है। ये तो लकीली ये 80%, क्योंकि ये अपने आप ठीक हो जाते हैं, लो सिम्टम है, या भारत की इम्यूनिटी ऐसी है, हो सकता है BCG वैक्सीनेशन हो या और रीजन हो सकते हैं, जिससे हमारा डेथ रेट 3-4% है और बाकी दुनिया का 6-7% है। हमारा देखा यूरोपियन में करीब 10 से 15% है, तो वो ठीक है। लेकिन फिर भी जो है हमारे जो अपने जो मजदूर जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा चिंता उनकी है कि वहाँ एक बार फैलना हो गया तो वहाँ तो सोशल डिस्टेंस भी नहीं होगा और वहाँ पर हाइजीन भी मेंटेन नहीं होगी, तो वो ज़्यादा चिंता का विषय है, उसको हमें ध्यान से रखना आप पड़ेगा। सही कह रहे हैं डॉक्टर अरोड़ा। मैं इस पे डॉक्टर अग्रवाल की भी एक राय चाहूंगा कि सर, जब आप निकल के आ रहे हो, ओपन में आ रहे हैं, तो आपको अपना हथियार तो साथ में रखना ही होगा और आई थिंक टेस्टिंग ही उसका सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। पर क्या हम भारत में जो जनसंख्या है उतने बड़े पैमाने पर एक औसत टेस्टिंग कर पाएंगे? So let me first say that I am working on
instead of saying lockdown 4.0, we should call it as living with corona 1.0. डर को हटाओ। बिल्कुल। मैं कंटिन्यूअसली नेक्स्ट 1 मंथ के लिए मेरी कैंपेन है डर को हटाओ, नंबर 2। नंबर 3, डिलीवरी बॉय का जो डर था उसको हटाओ। डिलीवरी बॉय से 72 फैमिलीज को चेकअप किया गया, उससे किसी को इन्फेक्शन नहीं हुआ। डिलीवरी बॉय आधा घंटा आपके घर में नहीं रुकता, वो आता है 1 मिनट में चला जाता है। अगर वो कोविड पॉजिटिव ही है तो कोई चिंता नहीं, एज लॉन्ग एज ही इज वियरिंग ए मास्क एंड ए ग्लव। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट डिलीवरी बॉय कि उसको इन्फेक्शन है कि नहीं है, एज लॉन्ग एज उसने ग्लव पहन रखे हैं और उसने मास्क पहन रखा है और मैं प्रिकॉशंस ले रहा हूँ। मेरे को नहीं लगता एक भी डिलीवरी बॉय से किसी दूसरे को इन्फेक्शन हुआ। जितने भी ट्रेन हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी प्लेन है, अगर मेरे आगे एक कर्टन है, अगर मेरे आगे एक कर्टन है तो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, अगर वो 2 सीटों के बीच में एक प्लास्टिक का कर्टन डाल दें, पब्लिक को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नंबर 2, फेस टू फेस मीटिंग। अगर लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, अगर उनके पास में मान लीजिए 3 फीट की डिस्टेंसिंग तो हो नहीं सकती टेबल के ऊपर में, अगर वो फेस टू फेस बैठने के बदले फेस टू साइड बैठे या साइड टू साइड बैठे, प्रैक्टिकली इन्फेक्शन का रेट 0 है। हर चीज को डर भगाने का आज की डेट में एक तरीका है, डरना नहीं। और लोग क्या करेंगे शुरू में, और अगर लोगों को बहुत डर लगता है तो मैं डॉक्टर्स देता हूं, मैं आता हूं सबसे पहले मेरी फोटो खींचो, सब जगह देखो कि डॉक्टर साहब गए हैं रेस्टोरेंट के अंदर में, कोई खतरा नहीं है जी। सो वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डर के जिए, लोग डर के ज्यादा मरेंगे देन विद द डिसीज। टेक प्रिकॉशंस, मास्किंग और फेस शील्ड एंड ग्लव्स, ये 3 प्रिकॉशन अगर आप ले रहे हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और याद रखिए, मोर्टेलिटी रेट इन दिल्ली इज 1%, एशिया इज 3%, यूएस इज 9%। और आप अमेरिका के बारे में पढ़ना बंद कर दो, पढ़ो श्रीलंका के बारे में, नेपाल के बारे में, अपने को कंपेयर करो एशियंस के साथ में। हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं, इटली में इतने मर गए, इटली से हम इटालियन थोड़ी हैं, हमारे घर में किसी की शादी करते हैं इटालियन पंडित थोड़ी बुलाते हैं हम लोग। वाई आर वी कंपेयरिंग विद इटली, यूरोप एंड अमेरिका, जिनका मोर्टेलिटी इज वेरी हाई। एशियंस आर डिफरेंट, हमारा मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, हमारा सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। लेट्स कंपेयर विद एशियन कंट्रीज। डर को हटाओ और जियो, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ। राइट, आपकी बातें सही जी। सुमित जी, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डिलीवरी बॉय वाला जो पूरा मैकेनिज्म उन्होंने समझा दिया कि कितनी देर रुक रहा है और क्या क्या प्रिकॉशन आप ले रहे हैं, तो फिर कोई चिंता नहीं होगी, बढ़ जाएंगी आपकी डिलीवरीज। सर, डिलीवरी के अलावा भी हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर भी बहुत प्रिकॉशंस ले रहे हैं। जैसे कि अभी सर ने बताया कि एविएशन में तो 4 फीट के अंदर 3 सीट्स हैं, रेस्टोरेंट के अंदर तो हर टेबल में 3-4 फीट का वैसे भी डिस्टेंस रहता है, उसको 6 फीट भी किया जा सकता है। थोड़ा सा अपनी कैपेसिटी हम कम कर सकते हैं वॉलंटरीली। इसके अलावा सर, हम लोग हर टेबल के जाने के बाद में उस टेबल को सैनिटाइज करने का प्लान कर रहे हैं। हमारा रेस्टोरेंट एसोसिएशन भी गाइडलाइंस इशू कर रहा है कि हर टेबल को सैनिटाइज करके फिर दोबारा से उस टेबल को ऑक्यूपाई करवाना है। प्लस हम लोग तो यहाँ तक सोच रहे हैं कि कस्टमर के कॉन्फिडेंस की बिल्डिंग के लिए जितने अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं वो सब अपना अपना कैमरा एक्सेस रेस्टोरेंट का, जिसमें खाना बन कैसे रहा है, क्या स्टैंडर्ड, क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है, बहुत बढ़िया है। सर्वर्स कहाँ खड़े हैं, कितना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इसका कैमरा एक्सेस ही हम कस्टमर को दे दें ताकि लोग खुल के आएँ। ऐसा नहीं है कि लोग घबराएं जाने से पहले। जितनी भी रेस्टोरेंट लाइन के अंदर वैसे भी अतिथि देवो भव है, सब चाहते हैं कि लोग आएँ और हम लोग प्रिकॉशन खुद फॉलो करेंगे। और हम नहीं, जो छोटे से छोटा रेस्टोरेंट चला रहा है वो आदमी भी यही चाहता है। कौन चाहता है कि सर उसके रेस्टोरेंट के अंदर कोई 4 लोगों के साथ बैठने से कोरोना वायरस का कोई केस आ जाए? कोई भी नहीं चाहता। बट इसीलिए उसके एहतियात और बढ़ते जाएंगे। और ये हम लोग की जो टीम है आगे, हमारी और जो लोएस्ट नीचे लेवल तक की टीम है, सबको सेंसिटाइज किया जाता है सर, पूरा ट्रेनिंग दी जाती है। रेस्टोरेंट का स्टाफ, आपको भी पता है,
पूरा नहीं बिल्कुल, आप थोड़ा बहुत अपने पढ़ा लिखा स्टाफ स्टाफ को भी होता है, वो तो- सारी चीजें, मास्क, ग्लव्स अगर देंगे और बाई चांस कुछ इस तरह की अनहोनी होती है, खुदा ना खास्ता इस तरह की बात होती है कि कोई अफेक्टेड पेशेंट आ भी गया, तो कम से कम उससे फैलने के चांसेस किसी के भी थ्रू, चाहे स्टाफ के थ्रू, चाहे कस्टमर टू कस्टमर, बहुत कम होंगे, जो डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं। चलिए, क्योंकि मेरा समय समाप्त होने जा रहा है तो मैं जल्दी से कुछ बातें पूछ लूं। डॉक्टर अरोड़ा, एक चिंता जो है या एक चीज़ जो है वो ये कि बहुत सारे घर हैं, और इनफैक्ट भारत में तो बहुत घर हैं ऐसे जहां पर युवा जनसंख्या तो है, लेकिन घर में एक या दो बुजुर्ग लोग भी जरूर हैं। अब हम जानते हैं कि बुजुर्गों को खतरा है, अब घर से बाहर निकलने का वक्त आ गया ना, घर के लोग बाहर जाएंगे, जॉब करेंगे, शॉपिंग करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, लौट के घर में आएंगे, तो ऐसे में क्या एहतियात बरतने चाहिए, खासतौर पर बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए? उसका यही तरीका है, जब आप बाहर से घर आते हैं तो अपना सबसे पहले जो है अपने हाथ साफ कीजिए, और अपने जो घर के जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे दरवाजे का हैंडल है, आपके बिजली के स्विच हैं, आपका टीवी का रिमोट है, मोबाइल है, टेबल है, डाइनिंग टेबल है, उसको सैनिटाइज रखिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। और ख़ास तौर से अगर हमें घर में किसी को इन्फेक्शन है, फ्लू टाइप सिम्टम है, तो उसको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो उसको दूसरे को ना दे सके। अगर बुजुर्ग को है तो वो भी नहीं जाएगा, और दूसरे को है तो वो बुजुर्ग को नहीं जाएगा। अगर वो मास्क पहन के रखता है और हैंड हाइजीन रखता है, और जितने जो एरियाज़ हैं, जो टचेबल एरियाज़ हैं, उनको अगर रेगुलर अगर धोया जाएगा या साफ किया जाएगा, डिसइंफेक्ट किया जाएगा, तो इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं है। तो मतलब डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बाहर जा रहा है, अगर वो घर में भी मास्क कैरी कर ले, चाहे वो घर के बने हुए मास्क हो, घर के कपड़े के मास्क हो, तो ज्यादा बेहतर होगा? नहीं, वो उसको तब चाहिए अगर घर में किसी को इन्फेक्शन है। अगर इन्फेक्शन नहीं है तो उसको घर में पहनने की जरूरत नहीं है, घर में मास्क की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब कि जो व्यक्ति बाहर जा रहा है और किसी ऐसी जगह जा रहा है जहां उसको शक है कि वही इन्फेक्ट होकर अंदर घर में जा रहा है, तो अगर वो घर के अंदर भी मास्क पहने तो दूसरों को बचा सकता है? हाँ, बचा सकता है, लेकिन वो थोड़ा संभव नहीं है। वो तभी हो सकता है अगर मान लो किसी को हमें डाउट है कि वो उसको इन्फेक्शन है, तो अदरवाइज तो ये संभव नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे हमारा लॉकडाउन 4 कब शुरू हुआ है और सब कुछ खुलना शुरू हो गया है, तो हमें ये एकदम उसको सेलिब्रेशन में नहीं लेना चाहिए। हमें ये तब तक सोचना चाहिए जब तक ये कोरोना नहीं जाता है। हमें प्रिकॉशन लेनी है ये, और यही प्रिकॉशन में जो कमियाँ रही हैं उसी के कारण कुछ चाइना में या जर्मनी में या साउथ कोरिया में जो केस दोबारा आए हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ ऐसी जो है दोबारा रिलैप्स हो। अभी तो रिलैप्स की बात नहीं, अभी तो हाई फ्रिक्वेंसी चल रही है। अगर दोबारा भी होता है तो वो और मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। चलिए, तो यहां पर जो मेन पॉइंट है वो यही है कि हमने अपना एविएशन सेक्टर खोल दिया, हमारी ट्रेनें फिर से चलने जा रही हैं, हमारे रेस्टोरेंट एक बार फिर गुलजार होंगे, और धीरे धीरे करके हम सभी चीजों को ओपन कर रहे हैं, क्योंकि अब हम खुलकर इस कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं। अब अपनी इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाएंगे, साथ में अपनी जिंदगी को भी बचाएंगे। लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स पैनल या इवन सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इन सभी चीजों में जो सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होने जा रहा है वो है आपका अपना। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे और हो सके तो अपने पास वाले को भी जागरूक बनाइए, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप ये मानिए कि आप 80 से 90% चांसेस कोरोना के जीतने के कैंसिल कर देंगे, और जीत आपकी, हमारी होगी, हमारे देश की होगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये सारी बातें हम ध्यान में रखेंगे, घबराना नहीं है, मुकाबला करना है, डरना नहीं है। जो डॉक्टर साहब भी अभी कह रहे थे, इस डर को भगाना है, बाहर निकलना है, खुलकर कोरोना से लड़ना है और जीतना है। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।